तो स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम सैलरी की कंप्यूटेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, अभी तक की क्लास में हमने देखा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है, सैलरी, सेक्शन 17(1). ये हमने अभी तक इसको पूरा डिटेल में समझ लिया है अभी तक की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टारगेट है क्या, अलाउंसेस। आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या है, अलाउंसेस। सैलरी का मतलब होता है टैक्सेबल पेमेंट्स, जो एक एम्प्लॉयर काम करने के बदले अपने एम्प्लॉय को देता है, मोनेटरी पेमेंट्स। लेकिन इन एडिशन टू सैलरी और कुछ कुछ मोनेटरी बेनिफिट और देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। उन मोनेटरी बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं, अलाउंसेस। और परक्यूजिट्स का मतलब होता है नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स या फैसिलिटीज या एम्यूनिटीज, ये सब बोल सकते हैं। तो अभी परक्यूजिट का टाइम आया नहीं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, अलाउंसेस। अदर देन सैलरी या इन एडिशन टू सैलरी आपको और कुछ एडिशनल मोनेटरी बेनिफिट मिलता है फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसको क्या बोलेंगे, अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में आ जाते हैं, ये है अलाउंसेस। एकदम धीरे से समझना, ध्यान से, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, बस नाम याद रखने हैं। और ये आज की क्लास का टारगेट है कि अलाउंसेस आज हम खत्म भी कर देंगे। ठीक है, देखो अलाउंसेस, अलाउंसेस को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और तीसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। 3 कैटेगरी के अलाउंस होते हैं, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट। पहले इस 3 नाम का मतलब समझो। क्या होता है, जब हम सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं ना, जब हम सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं तो फॉर्मेट बनाते हैं हम सैलरी की कंप्यूटेशन का। ये बाहर वाला जो कॉलम है काहे का होता है, अमाउंट का। तो जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है ना, उसकी पूरी पूरी अमाउंट आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। फुली टैक्सेबल अलाउंस मतलब उसकी पूरी अमाउंट जाके कहां जुड़ेगी, सैलरी की कैलकुलेशन करते समय जुड़ेगी। जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, उसकी जो अमाउंट है वो पूरी पूरी जाके ऐड नहीं होगी, उसमें से कुछ कुछ क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन मिल जाता है। एग्जेम्पशन मिलने के बाद जो बची हुई अमाउंट है वो जाके बाहर में ऐड होती है। इसका मतलब होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। और फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस मतलब जिसकी एक अमाउंट भी बाहर नहीं जाएगी, वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब पूरा अमाउंट जाके जुड़ेगा, पार्टली टैक्सेबल मतलब पूरा नहीं जुड़ेगा, कुछ उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो टैक्सेबल पोर्शन बचेगा वही जाके जुड़ेगा। और फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब उसका 1 रुपया भी जाके नहीं जुड़ने वाला। ठीक है, मिल जरूर रहा है लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये अलाउंसेस को एज पर देयर टैक्सेबिलिटी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और तीसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुल्ली मतलब फुली टैक्सेबल मतलब पूरी अमाउंट जुड़ेगी, पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ अमाउंट जुड़ेगी कुछ अमाउंट नहीं जुड़ेगी, और पार्टली और फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस मतलब जिसकी एक भी अमाउंट नहीं जुड़ेगी जाके। क्लियर है। तो अपन लाइन से फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आते हैं, उसको पहले खत्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बाकी भी करेंगे। देखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस में सबसे पहला नाम किसका आता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता। क्या होता है, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो सैलरी तो देता ही है, लेकिन महंगाई की फ्लक्चुएशन होते रहती है, मालूम है, कभी महंगाई बढ़ रही है चीजों की, तो चीजों की महंगाई बढ़ने के कारण एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर महंगाई को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक अलग से अलाउंस देता है। उस अलाउंस को क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। महंगाई की मार से बचने के लिए बोल सकते हैं। ठीक, जैसे अभी टमाटर महंगा हो गया था 200 रुपए किलो, तो पहले तो 30 रुपए 20 रुपए किलो मिल रहा था, बाद में अचानक 200 रुपए हो गया, तो आपकी एक सैलरी तो फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन टमाटर के 200 रुपए बढ़ने के कारण आपका बजट गड़बड़ाएगा कि नहीं। तो उससे बचने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को डियरनेस अलाउंस देता है। तो मैं एक एग्जांपल लिया टमाटर का, यहाँ पे महंगाई मतलब ओवरऑल सारी चीजों की महंगाई को देखी जाती है। क्लियर है। डियरनेस अलाउंस है ना, आप लोगों को 2 टाइप का मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा, 2 टाइप का। एक होता है कंडीशनल वाला और दूसरा होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल बोलने का मतलब कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ऐसा लिखा रहेगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर लिखा रहेगा एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट।
अगर ऐसा लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस के नाम के आगे, मतलब वो कंडीशनल है, और नहीं लिखा रहेगा मतलब अनकंडीशनल है। अभी आप लोग आरपीएफ पढ़े थे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पिछली क्लास में। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो सैलरी लेते हैं, सैलरी लेते हैं, उस सैलरी में 4 चीजें जुड़ती है। क्या क्या? बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स, डियरनेस पे। डियरनेस पे इज अदर देन डियरनेस अलाउंस, वो पेमेंट का पार्ट बनता है। और डियरनेस अलाउंस जो लेते हैं कौन सा वाला लेते हैं? कंडीशनल वाला। तो कंडीशनल वाला होगा तभी वाली सैलरी में जोड़ना, नहीं तो मत जोड़ना। उसके बाद बात आती है मेडिकल अलाउंस। नाम से पता चल रहा है एम्प्लॉयर क्यों दे रहा होगा ये पैसा, मेडिकल। देखो एम्प्लॉय जरूरी नहीं कि बीमार पड़ेगा तभी मिलेगा, ये इन एडिशन टू सैलरी दे रहा है। बीमार पड़ेगा तो उस पैसे में से खर्च कर लेगा, वो जरूरी थोड़ी कि खर्चा ही करना है। मेडिकल अलाउंस के नाम से अलग से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो पैसा देता है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या होता है? देखो अलग अलग सिटीज होती है, अलग अलग सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी अलग अलग होती है। जैसे आप छोटे शहर में जाओ, गांव में जाओ, वहां आपका 5,000 रुपया महीने में काम चल जाएगा। लेकिन आप बड़ी सिटी में चले जाओ, मुंबई चले जाओ, तो वहां पे 5,000 रुपया एक दिन का खर्चा हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब सिटी बड़ी या छोटी होने के कारण वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी डिफरेंसेज आ जाते हैं, जिसके कारण अगर बड़ी सिटी में आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको सीसीए के नाम से, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के नाम से एक अलग से अलाउंस देगा आपका एम्प्लॉयर। उसको किस लिए देता है? वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बड़ी सिटी में रहने के कारण ज्यादा खर्चे आ रहे हैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। आ रही बात समझ में? उसके बाद हिल एरिया अलाउंस। हिल एरिया अलाउंस मतलब सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस किस लिए दिया जाता है? सिटी, बड़ी सिटी में रह रहे हो तो खर्चे ज्यादा आ रहे हैं इसलिए। हिल एरिया अलाउंस मतलब वहां पे नॉर्मल लिविंग नहीं होती भाई, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हो तो वहां पे आपको ज्यादा खर्चे आ रहे होंगे, तो हिल एरिया अलाउंस उसके लिए मिलता है। ठीक है। फूड और टिफिन अलाउंस, नाम से पता चल रहा है कि एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है, किस लिए? ताकि आप जाके अपने ड्यूटी टाइम पे कुछ खाना वाना खा सको। ठीक है। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस मतलब घर पे नौकर काम कर रहा है, उसको पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर अलग से पेमेंट देता है, उसको क्या बोलेंगे? सर्वेंट अलाउंस। वार्डन या प्रोक्टर अलाउंस, हॉस्टल में जानते हो ना वार्डन या प्रोक्टर होते हैं, तो उनको अलग से, क्योंकि उनकी ना नॉर्मल टाइमिंग से ज्यादा टाइमिंग की ड्यूटी होती है, क्योंकि वो बहुत सारा समय देना पड़ता है वार्डन प्रोक्टर को, तो इसलिए उनको अलग से एम्प्लॉयर उनका एम्प्लॉयज अलाउंस देता है। क्लियर है? उसके बाद नाम आती है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन मतलब आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो वो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, करंट एम्प्लॉयर बोलो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर बोलो। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि अभी आप अपना जो मेन काम चल रहा है उसको छोड़ो और कुछ समय के लिए आप जाओ वो काम करो, दूसरा काम में आपको भेज देता है, डेप्यूट कर देता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चुनाव आने वाले हैं तो आचार संहिता लग जाएगा, तो आचार संहिता जैसे ही लगेगा तो उस समय क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इनकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, तो वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, टीचर्स हो गए या जो भी, तो इलेक्शन ड्यूटी के समय उनका पेमेंट कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन उनको अलग से पेमेंट ना देके उनको एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉयर सैलरी में देके अलग से डेप्यूटेशन अलाउंस के नाम से अलग से जोड़ के देता है। मतलब उन लोग की नौकरी छूटी नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप अपने नौकरी से डाइवर्ट होकर दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उसको डेप्यूटेशन बोलते हैं। अल्टीमेटली एम्प्लॉयर कौन है उनका? गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं गवर्नमेंट का ही काम करे, एक डिपार्टमेंट से हटा के उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिए, उसको डेप्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं। क्लियर है? ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस नाम से पता चल जा रहा है कि आप भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटा काम करोगे तो दो घंटे का अलग से पैसा मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर टाइम अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस मतलब कोई कंपनी का या कोई एम्प्लॉयर का स्पेशल से प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में अगर आपको लगा दिया गया तो वहां के लिए अलग से अलाउंस मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट अलाउंस। इंटरिम अलाउंस। इंटरिम अलाउंस ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, साल के बीच में अगर आपको या कोई टर्म के बीच में अगर एम्प्लॉयर आपको अलग से पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस, उसको क्या बोलेंगे? इंटरिम अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, तो वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स लोग अपनी पर्सनल क्लिनिक भी खोल के रखते हैं, तो पर्सनल क्लिनिक में भी ध्यान देना पड़ता है उनको, और वहां जाके गवर्नमेंट जॉब कर रहे तो वहां पे भी, तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक काम करो आप लोग है ना, अपना काम मत करो, पर्सनल क्लिनिक बंद करो, आप पूरा अपना फोकस किधर रखो? अपने ड्यूटी पर ही रखो। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के नाम से अलग से उनको दिया जाता है। ठीक है, कि आप अपना पर्सनल वर्क ना करके आप
पूरा फोकस किधर करो, अपने तरफ करो। फैमिली अलाउंस, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई अलाउंस मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फैमिली अलाउंस। और अदर अलाउंस के नाम से आपको मिलेगा डॉग अलाउंस, मैरिज अलाउंस। ये अभी हमने जो भी पढ़ा ये सब क्या है, फुली टैक्सेबल, मतलब पूरी अमाउंट जहां पे भी दिखेगा ये पूरा अमाउंट को उठा के अगर मंथली बेसिस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके ले लेना, और ईयरली बेसिस पे है तो जो अमाउंट दिया वही ले लेना। क्लियर है? इसके बाद बात आती है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। कौन से ऐसे अलाउंस होते हैं जो जिनके ऊपर 1 रुपए भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है, मतलब एम्प्लॉय से टैक्स नहीं लेती है। फॉरेन अलाउंस टू इंडियन सिटीजन हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो गवर्नमेंट अपने काम से अगर उसको विदेश भेजी हुई है और विदेश में जा रहा है और वहां पर अगर कुछ विदेश में अगर गवर्नमेंट उसको किसी भी प्रकार का अलाउंस दे रही होगी, फॉर एग्जाम्पल विदेश में उसको दे रही होगी एचआरए विदेश में रहने के लिए, विदेश में दे रही होगी उसको फूड या टिफिन अलाउंस, विदेश में दे रही होगी उसको सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, जो भी मैं बोल रहा हूं, मतलब किसी भी प्रकार का अलाउंस अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक इंडियन सिटीजन है उसको इंडिया के बाहर अगर मिल रहा है तो उसको फॉरेन अलाउंस बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। सम्पिचुअरी अलाउंस टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना उनको एक अलग से अलाउंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, सम्पिचुअरी अलाउंस। तो ये अलाउंस जो होता है ना फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, उसके बाद आगे जो एम्प्लॉय होते हैं ना यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो अलाउंस मिलता है वो क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर है? ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। अब अपनी जो मेन जो चर्चे की बात है इस क्लास की वो क्या है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन यही इन्वॉल्व है। अभी जो 2 नाम 2 लिस्ट हमने पढ़ी हो तो याद रखने वाली बात है, लेकिन अब ये जो पढ़ेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो सबसे पहला नाम आता है क्या, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, HRA हाउस रेंट अलाउंस। इधर देखो पहले समझो, हाउस रेंट अलाउंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में HRA भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मकान किराया भत्ता। क्या होता है HRA, सुनो। मान लो ये एक एम्प्लॉयर है, ये कौन है, एम्प्लॉयर, और ये है एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है मान लो एम्प्लॉयर के पास काम करने आया है और ये बाहर का इंसान है, मतलब उस शहर में जहां पे नौकरी कर रहा है वहां पे उसका खुद का घर नहीं है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा कि नहीं इसको, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, एक मकान ले लिया रेंट पे। रेंट पे किसने लिया मकान, अभी एम्प्लॉयर नहीं दे रहे मकान उसको, एम्प्लॉय जाके खुद ले लिया रेंट में, और इसको रेंट पे कर रहा होगा कि नहीं, रेंट पे कर रहा होगा इस मकान का। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को अलग से सैलरी के अलावा एडिशनल पैसा और देता है। किस नाम से देता है, HRA के नाम से देता है, कि ताकि ये जो एम्प्लॉय है ये रेंट का पेमेंट कर सके या उसमें उसको पेमेंट करने में कुछ मदद मिल सके। तो एम्प्लॉय जो रेंट पे करता है, एम्प्लॉय जो इस मकान का रेंट पे करेगा वो किसको करेगा, उस मकान के मालिक को। और एम्प्लॉयर जो ये HRA का पैसा दे रहा है वो किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है। आ रही बात समझ में? तो HRA जो होता है ना फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है, नॉर्मली HRA जो है फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है, ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। अब आप लोगों को यहाँ पे 2 चीजों को देखना पड़ेगा। HRA जो होता है ना, HRA ये कौन किसको दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, और ये वाला जो रेंट है ये कौन किसको दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है किसको, मकान के ओनर को। आ रही बात समझ में? अब तो HRA की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, कितना HRA मिला फ्रॉम
एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कितना एचआरए मिला उसकी अमाउंट को ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, जितना एम्प्लॉयर से एचआरए मिला उसको ले लो, फिर लेना है एग्जेम्प्ट, फिर क्या करना है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट देखना है विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर मतलब मैं 3 लिमिट लिखने वाला हूं अंदर, तीनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली लिमिट में आती है एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब सेम अमाउंट, आप फिर से लिख लो एक बार, एचआरए रिसीव्ड सेम अमाउंट। उसके बाद रेंट पेड बाय एम्प्लॉय टू ओनर माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है ना ओनर को, वो वाला रेंट ले लो, माइनस एचआरए सैलरी का 10% ले लो, ये दोनों को माइनस करो तो एक अमाउंट यहां मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर एचआरए सैलरी का मतलब क्या होता है, तो एक हिंट दे देता हूं। जो आरपीएफ के लिए सैलरी निकालते थे ना अपन, आरपीएफ के लिए सैलरी क्या लेते थे, बेसिक सैलरी, बोनस, सॉरी बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स और डीआरएस पे, और डीआरएस अलाउंस अगर है तो कंडीशनल वाला लेना है। ये 4 चीज अपने को जोड़ना है। बोनस में गलती से बोल दिया, बोनस नहीं आता इसमें। ठीक है, तो एचआरए सैलरी में 4 चीज जोड़ दो तो एचआरए सैलरी मिल जाएगी, उसका 10% निकाल के ये फॉर्मूले में वैल्यू को डालो और आपको एक अमाउंट मिल जाएगी। क्लियर है। और तीसरी अमाउंट 40% या फिर 50% ऑफ एचआरए सैलरी। एचआरए सैलरी जो ऊपर निकाले ना वही वाली वापस से ले लेना, उसका 40 या 50% कर लेना। 40% कब करेंगे और 50% कब करेंगे, अगर एम के डी सी है, एम के डी सी मतलब मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई है, तो एचआरए की सैलरी का 50% ले लेना। और अदर सिटीज है, अदर सिटीज, तो एचआरए सैलरी का 40% ले लेना। मेट्रो सिटीज बोल सकते हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज में ना कभी कभी आप दूसरे नाम को, जैसे बेंगलोर लिखा हुआ आ गया तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि बेंगलोर मतलब क्या, मेट्रो सिटी समझ लेता है लेकिन एक्चुअली बेंगलोर अभी मेट्रो सिटी नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी सिटी है लेकिन मेट्रो के कैटेगरी में सिर्फ 4 ही सिटी आती है, इसलिए मेरे को एमकेडीसी लिखना पड़ा। ठीक है, अगर मेट्रो सिटी लिख देता और क्वेश्चन में बेंगलोर लिखा हुआ आ जाता तो आप सोचते बेंगलोर मेट्रो है कि नहीं है कि नहीं, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए हाँ, इसलिए एमकेडीसी से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता है मतलब। तो ये हो गया, ये 3 अमाउंट आपको मिलेगी। ये तीनों में देखो सबसे कम कौन सी है, इस अमाउंट को बाहर निकाल दो, बाहर निकालना है, फिर इसमें जाके माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी ना उसको बोलेंगे टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल एचआरए मतलब जब आप लोग सैलरी की, मेन सैलरी की जब कंप्यूटेशन करोगे तो ये वाली अमाउंट को आप वहां ले जाके जोड़ोगे। आ रही बात समझ में। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स है समझना। कभी कभी ये जो बीच वाली अमाउंट है ना, पहली वाली अमाउंट तो हमेशा प्लस में आएगी और लास्ट वाली अमाउंट भी हमेशा किस में आएगी, प्लस में। लेकिन जो बीच वाली अमाउंट है ना भाई, कभी माइनस में आ जाती है, कभी नील आ जाती है, ये दिक्कत आती है कभी कभी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बीच वाली अमाउंट जो है या तो माइनस में आ जाएगी या तो फिर नील में आ जाएगी। तो माइनस में आए चाहे नील आए, उस समय आपको यहाँ पर कितना लेना है, 0 ले लेना है। अब पहली वाली अमाउंट मान लो 15,000 है, लास्ट वाली अमाउंट मान लो 20,000 है, और ये वाली अमाउंट कितनी है, 0। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, मतलब एचआरए एग्जेम्प्ट कितना होगा, 0 होगा ही नहीं एग्जेम्प्ट, तो एचआरए उस केस में क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बीच वाली अमाउंट आपकी नील आ रही है या फिर निगेटिव आ रही है तो उस केस में एचआरए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा कंडीशन देखो, यहां पे एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय को पैसा क्यों दे रहा है, ताकि वो जाके रेंट का पेमेंट कर सके, और एक्चुअली वो रेंट पे भी कर रहा है। लेकिन मान लो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के साथ ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि भाई एचआरए मिल तो रहा है उसको, लेकिन एम्प्लॉय खुद के मकान में रहता है या फिर ऐसे मकान में रहता है जो उसका रिश्तेदार है, या फिर जहां उसको रेंट का पेमेंट करना नहीं पड़ता। उस केस में एचआरए मिल रहा है ना, तो एचआरए फुली टैक्सेबल हो जाएगा, उसको कोई भी प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में। अगर अब देखो मैं क्या बोला कि पकड़ा, अगर वो पकड़ा जाता है, देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन नॉर्मल जो रूल बने हुए हैं
हम रूल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब एक्सेप्शनल केस है, आपका बोलना है कि एम्प्लॉय अगर मान लो खुद के मकान में रहता है और वो दिखा देगा कि रेंट पे कर रहा है, तो वो तो भाई एक चोरी है, तो टैक्स इवेजन है, ठीक है। तो वो चोरी जब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक पकड़ा नहीं दी, पकड़ा गया तो जितना उसने बेनिफिट लिया पूरा रिवर्स हो जाएगा, प्लस पेनाल्टी वेनाल्टी अलग ठोकेंगे उसके ऊपर, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी नॉर्मल क्या बात हो रही है कि अगर एम्प्लॉय जो है खुद के मकान में रहता है या फिर किसी ऐसे मकान में रहता है जहां उसको रेंट का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में एचआरए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा, अगर एम्प्लॉय ने न्यू रिजिम में डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में अपना ऑप्ट करके रखा, ऑप्ट इन है, ऑप्टेड इन है बोल सकते हैं, ओल्ड में मतलब ऑप्टेड आउट बोलूंगा और इन मतलब न्यू में तो ऑप्टेड इन बोलूंगा। अगर एम्प्लॉय जो है ऑप्टेड इन है 115 बीएससी वाले में, न्यू टैक्स रिजिम में, तो उस केस में भी एचआरए में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर है। सिर्फ 4 अलाउंस ऐसे हैं, अभी पढ़ेंगे हम, जो 115 बीएससी मतलब ऑप्ट इन जब रहता है एम्प्लॉय तब उसका बेनिफिट ले सकता है, उसके अलावा कोई भी अलाउंस ऐसे नहीं जिसका उसको बेनिफिट मिलेगा। तो एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो ऑप्टेड इन है तो। क्लियर है। तो एचआरए, यहां पर एचआरए की सैलरी देखे तो मैंने बता तो दिया था लेकिन लिख देता हूं मैं, एचआरए की सैलरी मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डियरनेस अलाउंस, कौन सा वाला, ये चारों को जोड़ोगे तो एचआरए की सैलरी आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो एचआरए के बारे में और अब आप लोगों को ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतने में आप लोगों का पूरा कंप्लीट समाधान हो जाएगा। पढ़े, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए क्या लिखा है पढ़ो, इफ एम्प्लॉय ऑप्ट्स 115 बीएससी देन एचआरए फुली टैक्सेबल। इतने से ही समझ में आ गया। ठीक। अब एचआरए रिसीव्ड, हमको एचआरए जितना मिला वो ले लो, एचआरए जितना मिला वो ले लो। एग्जेम्प्ट कितना होगा, एचआरए की एग्जेम्पशन के लिए कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 10(13)(a). इसके अंदर आपको 3 लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तीनों में जो सबसे छोटी होगी वो एग्जेम्प्ट और बचा हुआ जो होगा टैक्सेबल। तो पहला वाला क्या था, एचआरए रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी, और तीसरा क्या था, 40 या 50% ऑफ एचआरए सैलरी। 50% कब लेंगे, एमकेडीसी, और 40% कब लेंगे, अदर सिटीज। 40% कब लेंगे, अदर सिटीज, ठीक है। दूसरी शहरों में है तो 40 लेंगे, और एमकेडीसी में है मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई में तो 50%। ये तीनों में आपको चेक करना है, सबसे छोटी अमाउंट जो होगी वो जाके एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो बचा हुआ हो जाएगा टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा, ठीक है। जो बीच वाली अमाउंट है अगर नील आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो उस केस में एचआरए फुली टैक्सेबल। फिर जो एचआरए की सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस कंडीशनल वाला प्लस कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स को अपन है ना अगर डिटेल में बोले इसको बोल सकते कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, इस नाम से भी जानेंगे। टर्नओवर मतलब सेल्स, जो कमीशन सेल के ऊपर बेस्ड है वही कमीशन को यहाँ पे जोड़ना है। नॉर्मल कमीशन होगा या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा या कमीशन ऑन प्रॉफिट होगा तो नहीं लेना है, नॉर्मल कमीशन मानना है उसको, ठीक है। चलो आगे पढ़े। इन केस एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस, अगर एम्प्लॉय अपने खुद के मकान में रहता है, और इन सच हाउस वेयर ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी रेंट, देन एचआरए विल बी फुली टैक्सेबल। तो ये एचआरए कंप्लीट हो गया, ठीक है, एचआरए कंप्लीट। एचआरए के बाद आती है बात किसकी, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर मैं है ना यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं डाल रहा हूं, यहाँ पे डिडक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डिडक्शन, देखो सबसे पहले है ना एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है मेरे को वो बताओ। एंटरटेनमेंट अलाउंस वो अमाउंट होती है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, इसके नाम पे मत जाना कि मूवी देखने के लिए घूमने फिरने के लिए अगर एम्प्लॉयर ने पैसा दिया उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस बोलेंगे, ऐसा नहीं है।
एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब होता है कि आपके घर में अगर मान लो कोई गेस्ट आते हैं, आपने उनको चाय नाश्ता करवाया, तो आपने क्या कराया, उनका एंटरटेनमेंट करवाया। एंटरटेनमेंट मतलब कोई आपके यहाँ आया, आपने उनका चाय पानी ये सब करवाया, तो उसको आओ भगत भी बोलते हैं। ठीक है, आतिथ्य क्या बोलते हैं, खातिरदारी करना, आओ भगत करना। ठीक है, उसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं, एम्प्लॉयर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कल को आर्टिकलशिप में जाओगे, आर्टिकलशिप में वैसे तो आप एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे, फिर भी अगर मान लो कल को आप आर्टिकलशिप में जाओगे, तो आपके जो बॉस होंगे, आपके जो प्रिंसिपल होंगे, बहुत सारे क्लाइंट आएंगे कि नहीं, ऑफिस में आएंगे। मान लो बाय चांस किसी दिन आपके प्रिंसिपल नहीं है, या आपके प्रिंसिपल बहुत बिजी रहते हैं, तो वो क्या करके रखे कि आपको अलग से पैसा दे दिए, लो एक काम करो, पैसा रखो, कोई भी आता है ना तो चाय पानी मंगवा दिया करो सबके लिए। तो वो मतलब आपको पैसा क्यों दे रहे हैं, ताकि आप उनके क्लाइंट्स को क्या कर सको, एंटरटेन कर सको। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात मत करो, अभी सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को क्यों मिल रहा है, अपने एम्प्लॉयर के क्लाइंट लोगों की आवभगत करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ठीक। अब क्या हो रहा है देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ना, वैसे तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन इसकी एक अमाउंट है ना, एज अ डिडक्शन अलाउड होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, वैसे इसकी एक अमाउंट जो होती है ना, वो अलाउड होती है एज अ डिडक्शन। कहां पर मालूम है, सैलरी का फॉर्मेट याद है आप लोगों को, ये देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस दिख रहा है, ये एग्जेम्प्ट होता है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 16। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है, सेक्शन 16 क्लॉज 2, यहां पर क्या होगा, वो एग्जाम, एग्जाम नहीं, उसकी डिडक्शन मिलेगी। एग्जाम्पशन वर्ड अलग होता है, डिडक्शन अलग होता है। ठीक है, अब देखो, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस देता कौन है, एम्प्लॉयर। किसको देता है, एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर के जो क्लाइंट आ रहे हैं बिजनेस में, उसको एंटरटेन कर सके। तो आपको देखना है यहां पर कि एम्प्लॉय किस टाइप का एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, दोनों ही केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। मतलब आपको जोड़ना तो पूरा है, जोड़ना क्या है, पूरा जोड़ना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की एक अमाउंट का डिडक्शन मिल जाता है। तो डिडक्शन मैंने, क्योंकि इसकी बात यहां पर हो रही थी, इसलिए मैं यहीं पर इसको डाल दिया हूं। चाहे तो मैं अलग से नोट बना के डिडक्शन में डाल सकता था, लेकिन ये इससे रिलेटेड है, इसलिए यहीं पर ही लिख दिया हूं मैं। ठीक है, देखो, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है, अगर अदर एम्प्लॉय होगा तो फुल अमाउंट टैक्सेबल, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो इसकी डिडक्शन आपको लेना है। कितनी लेना है डिडक्शन, जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला वो बेसिक सैलरी का 20%, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5000। ये तीनों में देखो, जो सबसे कम होगा उसको नीचे उतारो, इसकी अपने को क्या मिल जाएगी, सैलरी की कंप्यूटेशन करते समय डिडक्शन मिल जाएगी। जोड़ते समय तो पूरा जोड़ोगे अलाउंस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे अदर हो, सबके में जोड़ना तो पूरा है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो अलग से डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन 16 क्लॉज 2 में। तो जब मैं आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो डिडक्शन में जब लेके जाऊंगा ना, तो वहां पे मैं नोट बना के रिफर कर दूंगा, रिफर एंटरटेनमेंट अलाउंस करके, तो आप वहां से उसको देख लोगे। ठीक, उसके बाद बात आती है स्पेशल अलाउंस। देखो, स्पेशल अलाउंस एक आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, नहीं यहां नहीं लिखा हुआ है, ठीक ठीक। स्पेशल अलाउंस क्या होता है, स्पेशल अलाउंस पहले समझना। स्पेशल अलाउंस, देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्पेशल अलाउंस के नाम से एक अलाउंस देखने को मिल जाए। कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो सिर्फ स्पेशल अलाउंस बन के एक आएगा और आपको लिखा हुआ मिलेगा।
अगर खाली स्पेशल अलाउंस लिखा हुआ है तो वो फुल्ली टैक्सेबल के कैटेगरी में आता है, खाली स्पेशल अलाउंस अगर लिखा हुआ है तो। लेकिन मैं अभी यहां पर स्पेशल अलाउंस की बात कर रहा हूं ना, तो स्पेशल अलाउंस कोई पर्टिकुलर अलाउंस का नाम नहीं है, एक कैटेगरी है। स्पेशल अलाउंस फॉर, यहां पर है ना, इसको पूरा पढ़ना एक साथ। स्पेशल अलाउंस फॉर, इसको ऐसे करके पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा आपको। स्पेशल अलाउंस फॉर, अच्छा फॉर नीचे लिखा हुआ है, सॉरी। स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी फॉर पर्सनल पर्पस, ऐसा पूरा एक सेंटेंस है। स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, स्पेशल अलाउंस फॉर पर्सनल पर्पस, और सिर्फ स्पेशल अलाउंस लिखा हुआ मिलेगा तो कौन से कैटेगरी का है? फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो स्पेशल अलाउंस जो होता है ना, वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। स्पेशल अलाउंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है? दो। एक होता है फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज, और फॉर पर्सनल पर्पस। इसके अंदर क्या क्या आता है? फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी जब आप लोग देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे अलाउंस आते हैं, लिस्ट बनी हुई है पूरी। फॉर पर्सनल पर्पस देखोगे ना तो इसके अंदर भी बहुत सारे अलाउंस आते हैं, उसकी भी लिस्ट बनी हुई है। ठीक, अब फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाले का और फॉर पर्सनल पर्पस वाले का अलग अलग देने का कारण क्या है? देखो इसकी पहले ना कैलकुलेशन समझो कि करना क्या है। अगर कोई भी स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला आ गया तो आप लोग क्या करोगे? अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, जो भी अलाउंस की अमाउंट है वो जो रिसीव हुई वो, माइनस अमाउंट स्पेंट, कितना अमाउंट खर्च कर दिया। मतलब एग्जेम्प्ट होता है ये वाला अमाउंट, जो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब जितना मिला माइनस जितना खर्चा कर दिया, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये बात समझ में आई? ये कैलकुलेशन आपको स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला मिलेगा ना, तो हर प्रकार के अलाउंस की कैलकुलेशन ऐसे करके दिखानी है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। या अगर छोटा सही है तो अंदर में भी दिखा सकते हो लिख के, लेकिन ज्यादा अच्छा है वर्किंग नोट में दिखा देना। अगर आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला, तो आपको क्या करना है? जितना अमाउंट मिला वो माइनस जितना अमाउंट खर्चा कर दिया वो, दोनों को माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ होगा टैक्सेबल। मान लो मिला 10,000, खर्चा भी कर दिया 10,000, तो टैक्सेबल कितना होगा? 0। मिला 10,000, खर्चा किया 8,000, तो टैक्सेबल कितना होगा? मिला 10,000 लेकिन खर्चा ही नहीं किया, और खर्चा होना कहां चाहिए? परिवार में जाके खर्चा करेगा। फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, ड्यूटी पर्पस के लिए खर्चा होना चाहिए। अमाउंट स्पेंड फॉर ड्यूटी, ऐसा लिखा हो मिल सकता है कभी कभी कि उसको स्पेशल अलाउंस मिला, उसने पूरा पैसा अपने घर में खर्चा कर दिया। घर खर्चे को थोड़ी देख रहे हो, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कितना खर्च किया उसको देख रहा है। तो जितना अमाउंट खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बचेगा वो टैक्सेबल। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो क्वेश्चन में क्या रहता है कि स्पेशल अलाउंस जो होता है ना फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला, उसमें कितना अमाउंट स्पेंड किया है, कितना अमाउंट खर्च किया, वो नहीं दिया रहता है। क्या नहीं दिया रहता है? कितना उसने खर्च किया। तो इसके लिए ऐसा एजम्पशन है कि अगर एक क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग अमाउंट स्पेंड, तो आप एज्यूम कर लेना कि ऑल अमाउंट स्पेंड, पूरा खर्चा कर दिया ऐसा मान लेना। नोट बना के लिख के आना पड़ेगा लेकिन। तो मान लो 10,000 मिला और लिखा नहीं कि कितना खर्चा किया, तो आप कितना एज्यूम कर लोगे? खर्चा कितना हुआ? 10,000, तो टैक्स एग्जेम्प्ट कितना, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 0। जैसे मान लो ट्रेवलिंग अलाउंस, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब जैसे आपको ट्रेवलिंग अलाउंस क्यों मिलता है? एज अ एम्प्लॉय क्यों मिलेगा? कि आप एम्प्लॉयर के काम से कहीं बाहर जाके ट्रेवल करो और उसका कुछ काम होगा तो वो काम को पूरा करो। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस इज वन काइंड ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी। तो मान लो ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिला है 10,000 रुपए। ठीक, वो ट्रेवलिंग अलाउंस का आपने 8,000 रुपए खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 2,000 रुपए टैक्सेबल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ट्रेवलिंग अलाउंस मिला लेकिन आपने अपनी पर्सनल ट्रेवलिंग में 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा।
तो जो ट्रेवल करना है आपको बिजनेस पर्पस के लिए ही ट्रेवल करना है, मतलब जो एम्प्लॉयर के पर्पस है उसके लिए करना है, अपनी ड्यूटी से रिलेटेड। क्लियर है मेरी बात? तो जो परफॉर्मिंग ड्यूटी वाले अलाउंस होते हैं ना, उसके अंदर इतनी सारी चीजें आती है। तो एक बार अपन मेन रूल को पढ़े, नोट्स को पढ़े। देखो, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड एग्जेम्प्ट, कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट होगा? ठीक है, अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉय, जितना अमाउंट स्पेंड कर दिया। ठीक है, यहां पे एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूं, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय फॉर ड्यूटी। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, उसने जितना खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट, और जो बचेगा वो टैक्सेबल। नीचे क्या लिखा नोट में? इफ अमाउंट इज साइलेंट देन एज्यूम फुल अमाउंट स्पेंट। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से अलाउंस आते हैं पढ़ो। सबसे पहला क्या आता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरा क्या आता है? कन्वेंस अलाउंस। तीसरा क्या आता है? डेली अलाउंस। चौथा क्या होता है? हेल्पर। पांचवा एकेडमिक। छठवा यूनिफॉर्म। और सातवां रिसर्च। ट्रैवलिंग अलाउंस किस लिए मिलता है? ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए। और कन्वेंस अलाउंस मतलब विद इन सिटी रहते हुए आपको कम्यूट करने के लिए, एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए आपको मिल रहा है, उसको कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। डेली अलाउंस मतलब डेली खर्चा, जैसे कोई एम्प्लॉय को बाहर रहना पड़ता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिला तो यात्रा करने के लिए मिला है, तो वहां रहेगा तो खाना ना भी तो खाएगा, वहां गुजारा करेगा, तो उसके लिए डेली अलाउंस अलग से मिलता है। हेल्पर अलाउंस मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोगों को अपने अंडर में हेल्पर रखने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर अलग से पैसा देता है कि अपने अंडर आदमी रख लो, पैसा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उसको बोलेंगे हेल्पर अलाउंस। मतलब पैसा एम्प्लॉयर नहीं देगा, उसकी सैलरी में जोड़ के दे देगा कि इसमें से अपना उन लोगों को पैसा दे देना। एकेडमिक अलाउंस मतलब एम्प्लॉय जो होता है ना, एम्प्लॉय उसको समय समय पे अपग्रेड करना पड़ता है, ट्रेनिंग एकेडमिक जो भी है। तो एकेडमिक अलाउंस मतलब एम्प्लॉय की अपग्रेडेशन के लिए एम्प्लॉयर को अलग से पैसा मिलता है, जाओ भाई पढ़ो लिखो या ये चीज अपनी स्किल डेवलप करो ताकि हमारे ही अल्टीमेटली बिजनेस में आप काम आओगे, तो उसको जो अलग से पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एकेडमिक अलाउंस। देखो ये जो भी अलाउंस मिल रहे हैं ना, ड्यूटी के संबंध में मिल रहे हैं, कि ये अलाउंस मिलेगा तो उसका अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को, इसलिए एग्जेम्प्ट करा गया है, क्योंकि ये पैसा का यूटिलाइजेशन एम्प्लॉय अपने लिए नहीं कर पा रहा है, किसके लिए कर पा रहा है? इसको जो भी करेगा अपने ऊपर खर्चा, लेकिन फायदा इसको किसको मिलने वाला है? एम्प्लॉयर को ही मिलना है। ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस, कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां पे यूनिफॉर्म पहनने पड़ते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में देख लो। ठीक है, वहां पे यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए अलग से अलाउंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म अलाउंस। एक रिसर्च अलाउंस, नाम से पता चल रहा है रिसर्च, या आप ऐसे कोई काम में लगे हो जहां पे रिसर्च इन्वॉल्व है, तो उसके लिए अलग से आपके खर्चे हो होंगे, तो एम्प्लॉयर आपको एडिशनल पेमेंट करता है, उसको क्या बोलेंगे? रिसर्चर। रिसर्च का अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को। जब आप न्यू रिजीम में चले जाओगे ना, मतलब ऑप्ट इन रहोगे, तो 3 अलाउंस ऐसे हैं जिसकी आप बेनिफिट ले सकते हो। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा। 3 अलाउंस ऐसे हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। 4 बोला हूं, एक इधर भी है ना, मैं 4 बोला था, एक इधर में है परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला और एक इधर है। ठीक है, हाँ, आई बात समझ में? मतलब फ्रीक्वेंटली ये दिया जाता है, ये जो है फ्रीक्वेंटली नहीं दिया जाता है। और दूसरा टाइप का अलाउंस होता है क्या? फॉर पर्सनल पर्पस वाला। अब इसकी कैलकुलेशन समझो। पर्सनल पर्पस वाले में क्या होता है, ये किस लिए मिल रहा होगा अलाउंस? आपके पर्सनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, पर्सनल, उसका फायदा अब एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। जो वो है पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो उसका फायदा एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, वो आपके पर्सनल चीजों से रिलेटेड है। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है सुनो। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, जितना अलाउंस का अमाउंट मिला वो, उसके बाद एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा वो। अब यहां पर अमाउंट ऑफ
अलाउंस रिसीव्ड, जितना अमाउंट मिला वो वापस ले लो, जितना अमाउंट मिला उसको यहाँ पे फिर से लेना है, और मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ले लो, ये दोनों में जो कम होगा वो बाहर जाएगा, और ऊपर वाले से ये माइनस कर दो तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। बता रहा हूं ना, अगर आपको कोई अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिल रहा है किस लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव, जितना अमाउंट मिला वो ले लो, फिर एग्जेम्प्ट करना है विच एवर इज लोअर, जितना मिला वापस फिर से वो अमाउंट उतार दो, और मैक्सिमम लिमिट, ये दोनों में जो कम होगा ये बाहर जाएगा, ऊपर से इसको माइनस कर दो तो जो टैक्सेबल बचेगा वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर मैक्सिमम लिमिट मतलब क्या। देखो अलग अलग तरह के अलाउंस मिलेंगे तो अलग अलग तरह के अलाउंस के लिए अलग अलग उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है, कोई एक ही मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मानस बताओ, एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी पढ़े थे अपन थोड़ी देर पहले, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 5,000 थी, ठीक बोल रहे हो। वैसे ही जब आप पर्सनल पर्पस वाले अलाउंस पढ़ोगे तो वहां के लिए अपनी खुद की उनकी मैक्सिमम लिमिट होगी, और हर अलाउंस की लिमिट अपनी अपनी अलग अलग लिमिट है, वो लिमिट्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। लिमिट जो है वो एग्जेम्पशन के लिए लिमिट है, कितना एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो देखे, पहले बॉक्स को देख लो, फॉर पर्सनल पर्पस है, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, एग्जेम्प्ट, ये कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट होगा, whichever is lower, amount of allowance received माइनस मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो बचेगा वो टैक्सेबल अलाउंस। देखो सबसे पहला अलाउंस क्या आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसकी एग्जेम्पशन की मैक्सिमम लिमिट होती है 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा, ये 2, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा, 2 बच्चों के लिए, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक, दूसरा होता है हॉस्टल अलाउंस। दूसरा क्या होता है, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस जो होता है इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, पीएमपीसी मतलब पर मंथ पर चाइल्ड, है ना। और यहाँ पे भी मैक्सिमम कितने लोगों के लिए मिलेगा, 2 के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन तभी मिलेगी आपको, अगर आपको नहीं, मतलब जो एम्प्लॉय अगर हैंडीकैप्ड होगा तभी मिलेगी। एम्प्लॉय अगर हैंडीकैप्ड होगा तभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, अप टू 3200 रुपए पर मंथ। क्लियर है। इसके बाद है ट्राइबल एरिया अलाउंस, शेड्यूल एरिया अलाउंस, और या फिर एजेंसी एरिया अलाउंस स्पेसिफाइड स्टेट्स। अगर आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस, शेड्यूल एरिया अलाउंस या एजेंसी एरिया अलाउंस दिख रहा है क्वेश्चन में, और वो भी स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए, तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, 200 रुपए पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब जो थोड़ा रिस्की एरिया होता है, जो कोल माइन वगैरह होते हैं, लोग जो जहां जाके अंदर गुफा उफा में जाके काम करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, अंडरग्राउंड अलाउंस। तो कितना रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, 800 रुपए तक। जो एम्प्लॉय होते हैं ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, रेलवे के, एरोप्लेन वाले, मतलब फ्लाइट के, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको एनी टाइम ट्रांसपोर्ट में रहना पड़ता है। ठीक है, खास करके मैं बोलूँ तो ड्राइवर और कंडक्टर, अगर ट्रक की बात करेंगे तो या बस की बात करेंगे तो उसका कोई वो नहीं है, कोई भी हो सकता है। रेलवे अगर है तो रेलवे तो गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अगर प्लेन की बात करूँ तो फ्लाइट में पायलट होता है और नेविगेटर होता है, तो इन लोग हमेशा ट्रेवलिंग में होते हैं। ठीक है, तो इन लोग जब कहीं पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी, इन लोग कहीं जाके ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को लेके गए, तो बताओ यहां से निकले 8 घंटे तक उसकी ड्यूटी है, तो अपने सिटी में रहेगा क्या, वो नहीं, दूसरे सिटी में। और किसके काम से आया, एम्प्लॉयर के काम से आ रहा है, तो इसलिए ना उसको रनिंग अलाउंस या स्पेशल अलाउंस या डेली अलाउंस के नाम से अलग से और उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मतलब अलाउंस दिया जाता है ताकि वो अपने
रोजमर्रा के खर्चे निकाल सके। अब अपने घर में रहता तो खाना घर में ही खाता, अब बाहर रहेगा तो खाना कहाँ खाएगा? वो अपनी मर्जी से बाहर गया कि नहीं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इसलिए उसको बाहर रहना पड़ रहा है। तो अलग से रनिंग अलाउंस, स्पेशल या डेली अलाउंस के नाम से मिलता है किसको? एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज सब आ जाता है उसमें। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कंपनी ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है वो सब। इसकी एग्जेम्पशन कितनी होगी? ये दो लिमिट में जो छोटा होगा वो मैक्सिमम लिमिट बनेगी जाके, ये इन दोनों में जो छोटा होगा वो मैक्सिमम लिमिट बनेगी। 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, और जितने कितने नंबर ऑफ मंथ से, जितने महीने के अलाउंस मिला उतने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 12 महीने तक मिला तो 12 महीने तक उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर। तो 10,000 पर मंथ करो, अगर 12 महीने का है तो कितना ले लोगे? 1,20,000 आएगा। और 70% ऑफ अमाउंट रिसीव, जितना मिल रहा है ना उसका 70% आपको लेना है। हाँ, जो अलाउंस मिला उसका 70%। हाँ हाँ, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से ले लो, और जो अलाउंस मिला है उसका 70% ले लो। ये दोनों अमाउंट में जो छोटा होगा वो जाके मैक्सिमम लिमिट बनेगा, मतलब उसको आपको यहाँ लेना है, उसको आपको यहाँ लेना है, और यहाँ पे, ठीक है। फिर जितना मिला उससे कंपेयर करो तो आपका ये आ जाएगा एग्जेम्पशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। इसकी एग्जेम्पशन कितनी होगी? 2600 रुपए पर मंथ। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, ये नॉर्मली मिलिट्री वाले लोगों को मिलता है इस टाइप का अलाउंस, ठीक है। इसका एग्जेम्पशन कितना होगा? तो इधर है ना, देखो 7, 8 के बाद है ना 9, 10, 11, 12 है ना, मैंने है ना ऐसे ही छोड़ दिया इसको। जैसे एक आपको देखने को मिलेगा हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, था क्या ऊपर में? नहीं, ये तो हिल एरिया अलाउंस था। यहाँ पे हिल एरिया अलाउंस जो था ना वो अलग होता है, और हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जो होता है वो अलग होता है। तो ये ना डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हिल में हो और उसकी ऊंचाई कितनी है, कितने आप एल्टीट्यूड में हो, कितनी ऊंचाई में काम कर रहे हो जाके। तो अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग एरिया के हिसाब से ना एग्जामिनेशन की लिमिट भी चेंज होते जाती है। तो इसलिए मैंने है ना यहाँ पर इसको ब्लैंक करवा दिया, जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसा लिखेंगे, क्योंकि वो रेंज दे दिया है कि इतना अगर होगा तो इतना, इतना अगर होगा तो इतना, इतना होगा तो इतना। बहुत सारा है, एक दो ठो नहीं है, वो बहुत सारी रेंज बना दी है। मतलब इतना कोई मैं भरूँ ना तो कम से कम 10 ठोक और याद करना पड़ेगा आपको लिमिट, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने ऊपर लिख दिए हैं, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अभी नहीं लिखवा रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, होल्ड में रख दिया। तो जैसे क्वेश्चन आएगा हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो अलाउंस जो है आप लोगों का कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली टैक्सेबल की पूरी अमाउंट जुड़ जाएगी, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल की पूरी अमाउंट नहीं जुड़ेगी, कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगी। और फुल्ली एग्जेम्प्टेड की पूरी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जोड़ना ही नहीं है। तो मेन इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्टली टैक्सेबल वाला। इसमें से अगर आप न्यू रिजिम में हो, न्यू रिजिम में, तो सारे अलाउंस, न्यू रिजिम में अगर हो तो सारे अलाउंस क्या होंगे आपके? टैक्सेबल। लेकिन कौन कौन से अलाउंस? एक होगा ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस और डेली और ट्रांसपोर्ट, ये 4 का बेनिफिट ले सकते हो। एक मिनट मेरे को वाली बुक दिखाओ। हाँ, ये ड्यूटी पर्पस के लिए है इसलिए, और ये हैंडीकैप लोगों के लिए स्पेशल बेनिफिट है इसलिए। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बताना है, सुनो, इसको रखो। जो फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला है ना, ये वाला, ये चाहे ओल्ड रिजिम में हो चाहे न्यू रिजिम में हो, दोनों में ही एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ये चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, दोनों में एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन मैं पार्टली टैक्सेबल की बात कर रहा हूं,
पार्टली टैक्सेबल में ये 4 ऐसे अलाउंस है जो न्यू रिजीम में भी रह के आप क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। क्लियर है? बाकी पूरा फुल्ली टैक्सेबल है, बाकी पूरा फुल्ली टैक्सेबल है। हाँ ठीक, तो आज की क्लास में हमारा अलाउंस खत्म हो जाता है और कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा परक्विजिट। परक्विजिट थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है क्योंकि उसमें वैल्यूएशन इन्वॉल्व है, वैल्यूएशन, कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन बोल रहा हूँ। तो परक्विजिट समझ लिए, फिर हम है ना इस चैप्टर के पूरे रूल्स ऑलमोस्ट कर लिए रहेंगे, फिर हम क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे ना, तो आप लोगों को ये रूल की क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके अंदर इसका मतलब क्या है। ठीक, तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे परक्विजिट को।